नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 9 में हिंदी की एक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज। उसके अंतर्गत अध्याय 2 जिसका नाम है लहासा की ओर। इसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने शिक्षाशास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस जो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी हैं हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लहासा की ओर ये जो अध्याय है, या मैं यूँ कहूँ कि ये जो यात्रा वृत्तांत है, ये लिखा है जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन जी। इनके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जो जन्म है वो 1893 में 1893 में उनका जो नाना जी नानी जी वाला जो गांव होता है जिसे हम ननिहाल कहते हैं, उस गांव में पंदहा में, जिसका नाम है गांव का पंदहा, वहाँ पर आजमगढ़ ज़िले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसे अभी चल रहा है 2024, उस समय क्या चल रहा था? 1893 यानी 1893। उनका जो पैतृक गांव है, अब आप कहेंगे कि उनके नाना जी के गांव पंदहा में उनका जन्म हुआ, तो उनके पिताजी का गांव, तो उनका जो पैतृक गांव है वो कनैला था। उनका जो मूल नाम है राहुल सांकृत्यायन जी का, वो केदार पांडेय था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और तब से उनका जो नाम है, जब उन्होंने श्रीलंका में गए और बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब से उनका नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। ये बहुत बड़ी, कहना चाहिए कि मल्टी टैलेंटेड होने वाली बात है। इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था इन्हें और इन्हें महापंडित कहा जाता था। महापंडित एक उपाधि है जो किसी बहुत अधिक ज्ञानी और सूझबूझ समझदार व्यक्ति को दी जाती है। सन 1963 यानी 1963 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो तस्वीर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो आगे इनके बारे में ये बताया गया है कि राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जो कि अभी हम पढ़ेंगे लहासा की ओर, ये एक यात्रावृत्त है, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। साहित्य सृजन किया मतलब लेख लिखे, इन सब विधाओं में लिखा। कई बार उन्होंने कहानियाँ लिखी, कभी उपन्यास भी लिखे, आत्मकथाएँ भी लिखी, है ना, यात्रावृत्त लिखा, जीवनी लिखी, आलोचनाएँ लिखी, शोध यानी रिसर्च, ये सब चीज़ें लिखा। फिर इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। अब सोचिए, आप 2 भाषाएं जानते हैं, आपको अंग्रेज़ी आती है यानी इंग्लिश आती है और आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है। तो आपने एक किताब जो इंग्लिश में लिखी हुई थी, जो अभी तक हिंदी में नहीं लिखी हुई थी, उसको क्या किया? उसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। तो अब जो हिंदी जानने वाले लोग हैं उन्हें भी वो जानकारी, वो किताब का आनंद लेने को मिलेगा। तो ऐसे ही राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि इन्हें कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान था, है ना। तो इन्होंने ये काम भी किया। इन्होंने अनेक ऐसे ग्रंथ हुए जिनका हिंदी में अनुवाद किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, इनकी प्रमुख कृतियाँ मानी जाती हैं बच्चों। साहित्य के अलावा अगर हम बात करें, साहित्य मतलब लिटरेचर, है ना, उसके अलावा बात करें तो दर्शन यानी फिलॉसफी, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि अलग अलग विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या की अगर हम बात करें तो 150 है। सोचिए, अगर हमें 150 शब्दों में कोई उत्तर लिखने को मिल जाए किसी प्रश्न का, तो हम उसी में कतराते हैं। और इन्होंने तो 150 पुस्तकों की इनकी संख्या है जो इन्होंने लिखी है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। लुप्त प्राय मतलब ऐसी सामग्री, समझिए ऐसे विषय कुछ समाज के जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, छुपे हुए हैं, भीतर है ना। अब ये विज्ञान पे भी लिख रहे हैं, शोध वाला इनका विषय भी है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। यहाँ पे हमें ये बताया है कि यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। अन्यतम मतलब थोड़ा अलग है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा है। घुमक्कड़ी मतलब यानी आप कहीं घूमने चले गए, ऐसे लोग जो घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, जाते हैं, कठिन यात्राएं पूरी करते हैं, और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया। मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। एक जो घुमक्कड़ होता है, जो जिससे घूमना पसंद है, अलग अलग जगह की यात्राएं करना बहुत प्रिय है, पसंद है,
तो बच्चों वो जो है वो उसके लिए जो मंजिल है वही रास्ते हैं, रास्ते ही मंजिल है ना, ये उन्होंने बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब आप किसी जगह घूमने गए और वहाँ की सिर्फ ज्योग्राफी को बता रहे हैं, भूगोल को बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये स्थान है, देखने चाहिए, मनोरम सुंदर दृश्य हैं, लेकिन इन्होंने उसके अलावा वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, कौन कौन सी सामाजिक बुराइयाँ हैं जो वहाँ हैं या कौन कौन सी नहीं हैं, ये तमाम चीज़ों का इन्होंने वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत वगैरह में किया है। वह ऐसा ही एक यात्रा वृत्त ल्हासा की ओर ये जो अध्याय हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जो जिस यात्रा पे गए वहाँ के लोगों के बारे में भी इन्होंने देखिए कितने विस्तृत ढंग से हमें जो है कम शब्दों में बताया है। ठीक है, तो अध्याय का नाम है ल्हासा की ओर। आप देख सकते हैं एक चित्र दिया हुआ है राइट साइड में। और चलिए फिर यात्रा वृत्त में आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे अच्छा आनंद तो तभी आएगा कि एक एक बात जो लिखी गई है उसको मैं बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ आपके साथ में साझा करूं। तो अब ये बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है जहाँ से वो गुज़र रहे हैं। कल्पना कीजिएगा, इमेजिन करते चलिएगा साथ में, चीज़ें बहुत सुंदर लगेंगी आपको। फरी कलिंगपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत आया जाया करती थी। आप देख रहे हैं एक नाम दिया है फरी कलिंगपोर्ट। ये रास्ता अभी खुला हुआ हो सकता है, तब नहीं खुला था, और जब नहीं खुला था तब नेपाल की ही बात नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की जो चीज़ें थी वो इसी रास्ते से, एक ही रास्ता है तो उसी रास्ते से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा। व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, सैनिकों को आना जाना हो, आवागमन प्रस्थान के लिए इसी रास्ते का प्रयोग होता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ भी थी। अब सैनिक आना जाना करेंगे तो फौजी चौकियाँ भी जगह जगह होंगी, और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पहले की बात बता रहे हैं, जब ये गए उसके काफ़ी सालों पहले वहाँ पे कभी चीनी पलटन यानी चीनी फोर्स वगैरह ये सब रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान जो हैं वो गिर चुके हैं, क्योंकि पहले लोग रहते थे, अब नहीं रहते। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। अब वो कह रहे हैं कि जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की बसाहट है, लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ घर ऐसे होंगे जो आबाद दिखाई पड़ते होंगे, लोगों का आवागमन प्रस्थान होता है। लोग जब रहते हैं कहीं पर, जगह जो है फिर उतनी सुनसान नहीं रह जाती। तो ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त शब्द यहाँ पर आया है बच्चों। इस परित्यक्त शब्द का मतलब होता है ऐसी वस्तु या ऐसा स्थान जिसका त्याग कर दिया गया हो, जिसे छोड़ दिया गया हो। क्यों? क्योंकि अब वहाँ कोई नहीं रह रहा, इसलिए। फिर लिखा है, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। अब ये जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं ये बता रहे हैं कि तिब्बत में रहने के लिए जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि तकलीफ़ वाली भी हैं और कुछ आराम वाली भी है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं, यानी वहाँ पर जात पात नहीं मानी जाती। जब ये गए तब की बात हमें बता रहे हैं। वहाँ जाति पाति नहीं मानी जाती कि भैया तुम इस जाति के हो तो दूर रहना, या तुम उस जाति के हो तो हमारे साथ रहना। और ना ही वहाँ पर छुआछूत का कोई सवाल है। छुआछूत मतलब ऐसा कोई प्रश्न जिसमें हम कहें कि भाई आपको जो है अब कुछ वर्ग होते हैं ना समाज के, जिनको ये छुआछूत जैसी कुरीतियाँ जहाँ पर होती हैं कि भैया ये इन्हें हम नहीं छुएंगे, अस्पृश्यता जिसे कहते हैं, वो नहीं थी वहाँ पे। ना औरतें पर्दा करती थी मतलब आपको लंबा घूंघट लेना है या बुर्का पहनना है, ऐसा कुछ नहीं था। आगे है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। और कुछ ऐसे भिखारी होते हैं जो कि बहुत ही कहना चाहिए कि निम्न श्रेणी के होते हैं ना, जो नशा कर रहे हैं, अपने में मगन हैं, है ना, भीख मांग रहे हैं। तो अब उनको लोग चोरी के डर से घर में नहीं घुसने देते थे कि भाई ये चोरी भी कर लेंगे। तो अब घर में नहीं घुसने देते थे का क्या मतलब है? क्या अपरिचितों को आने जाने देते थे जिनको नहीं जानते थे? हाँ, आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, यानी आपको कोई नहीं जानता तो भी। तब आप जाके क्या कर सकते हैं? तब आप वहाँ की जो घर की बहू है या सासू है, जो भी है महिला, उनको अपनी झोली से चाय दे सकते हैं।
फिर क्या होगा, फिर ऐसा करने से वो आपके लिए उसे पका कर दे देंगी। अब यहाँ पे जो चाय बनाते थे वो चाय बनाने का तरीका ढंग थोड़ा अलग है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए और वो चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के एक टोटीदार बर्तन में, जिस खोटी कहते हैं, उसमें रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर होगी तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा लगता है ना कि भाई अब हम तो मक्खन दे रहे हैं, क्या पता पूरा मक्खन प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे ये बताया गया है। फिर इसके बाद में क्या लिखा है देखिए, आगे है, चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, और वो जो परित्यक्त चीनी किला है जहाँ पर वो रुकने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है फिर राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब क्या होता है भाई, कुछ मुद्रा मांगने आया है कि भाई अब यहाँ तक आपको बता रहा रास्ता वगैरह, जैसे गाइड वगैरह होते ना, तो हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। चीटें मुद्रा की बात होगी वहाँ की, और शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब सुमति उनको मिला, सुमति उनका एक मित्र है, दोस्त है, किनका, राहुल सांकृत्यायन जी का। तो क्या वो उनके साथ ही रहता था हमेशा से? नहीं, ये जहाँ आए हैं वहाँ वो उन्हें मिला है। इसके पहले भी उन्होंने कभी वहाँ मतलब गए होंगे यात्रा पर, तब से मुलाकात हुई। तो 5 साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। लेकिन उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की जो मनोवृत्ति है, यानी सोचने का जो नज़रिया है, उस पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवाज़ को दुरुस्त रखते हैं, यानी वो जो कहना चाहिए कि मदिरा पान वगैरह ये सब। आगे है कि अब हमें सबसे विकट ढाढ़ा थोड़ला पार करना था। अब ये ढाढ़ा थोड़ला एक जगह होगी और ढाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। अब वो चूँकि इतनी ऊंचाई पर हैं, है ना, ऊंचाई पर क्या होता है ना, हम जो रहने के लिए स्थान चुनते हैं बच्चों, वो स्थान कौन सा होता है, वो समतल भूमि होती है, ठीक है, वो बहुत ही खाई वाली गहरी जगह या ऊंचाई वाली जगह नहीं होती। तो नदियों के मोड़ पर, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक वहाँ पर आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह यही थी, क्योंकि डाकुओं को कोई पकड़ने उतनी दूर आएगा नहीं, और जो जाते थे उन्हें वो लूट लेते होंगे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन ये जो निर्जन स्थान है, निर्जन मतलब जहाँ पे जन नहीं है, लोग नहीं है, है ना, निर्जल मतलब जहाँ जल नहीं है, निर्जन मतलब जहाँ जन नहीं है। ऐसे मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह यहाँ पे नहीं करता। फिर आगे लिखा हुआ है क्या, कि सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। हथियार का कानून नहीं है वहाँ पे, और इसी वजह से लाठी की तरह, जैसे लोग लाठी रखते हैं ना अपने पास में, उसकी तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से नहीं मारेंगे तो उसे खुद अपने प्राणों का खतरा बना रहेगा। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास एक खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरतें देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची यानी दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब जो खुद भिखारी हैं, जो खुद भीख मांग रहे हैं, उनसे कोई क्या लूटेगा, है ना। तो वही बता रहे हैं कि हम भिखमंगों के वेश में थे, तो जैसे ही कोई दिखता तो हम जीभ बाहर निकाल के दया दया करने लगते कि दया दया 1 पैसा दे दो, इस तरह से। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चल पाते, और जो अगला पड़ाव था वो 16 से 17 मील से कम नहीं था। तो अब राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे।
दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। ढाणे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढाणे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। सोचिए कितनी ऊंचाई की बात है। और हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। यानी अब वो जो दिशा की बात कर रहे हैं कि जहाँ वो चढ़ रहे हैं उसके दक्षिण की तरफ जो है हिमालय के ऐसे छोर जो पूरब से पश्चिम वाले हैं वो श्वेत शिखर चले गए थे। और भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ थी, सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली थी। फिर आगे लिखा हुआ है कि उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर ढाणे के देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। हमें बराबर उतराई पर चलना था। उतराई मतलब एक तो होती है चढ़ाई और एक होती है ढलान। तो ये ढलान की बात है। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना मैं नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं फिर लिखा हुआ है कि दोनिक कस्तों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। यानी 1.5 मील का जो सफ़र है उन्होंने गलत तय किया था। आगे लिखा है कि 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। यानी 1 मील दूर थे तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिल गया। और मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है। सुमति की बात हो रही है यहाँ पे। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे जला दिए। कंडे ये जो आपको चित्र में दिख रहे हैं गोबर के बनाए जाते हैं। गोबर को सुखाकर है ना ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। तो खैर अब वो कह रहे हैं कि सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है अब हम तिड़री से विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टापू एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर आप देख सकते हैं और उसी पहाड़ी का नाम तिड़री समाधि गिरी था। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यहाँ यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो मंदिर को सजाते थे। वहाँ पे जो स्थान था देवों के पूजनीय, अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही घंटे बांट दो मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। अब सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। सवेरे चल दिए होते तो अच्छा था लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। सुबह सुबह नहीं निकल पाए तो अब धूप तेज़ है। आगे लिखा कि तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, ठंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिड़री में भी थे लेकिन वह एक और जजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब वो जहाँ गए वहाँ पर उनके दोस्त सुमति के एक परिचित भी थे लेकिन उन्होंने किसी और से मिलने का बहाना कर दिया, है ना, और आगे बढ़ गए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। ठीक है, जागीरों के जो मालिक होते हैं उन्हें कहते हैं जागीरदार, जैसे ज़मींदार होते हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता।
फिर लिखा है कि शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे और वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, यानी मैं भी वहीं बैठा, ऐसा वो राहुल जी हमें बता रहे हैं। बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी वो, और एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। वज़न की बात बता रहे हैं। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिड़िरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया, भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये जो व्याख्या हमने की इस अध्याय की आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। आप ज़रूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ इस जानकारी को। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।